तो आज तक हिमाचल प्रदेश के किस घोटाले में किस मंत्री किस नेता को अंदर किया गया? इसका उत्तर है मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनुराग ठाकुर का विजन क्या है हिमाचल प्रदेश के लिए। तो हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र या हिमाचल को उनकी देन क्या है? लगता नहीं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अनुराग ठाकुर कर पाए हैं, जितने बड़े लेवल पर वो पहुंच चुके हैं। स्तर उनका ऊंचा दिखाई देता है, उतने ऊंचे कार्य उन्होंने अभी तक हिमाचल प्रदेश के लिए और खासकर हमीरपुर के लिए नहीं किए हैं। अनुराग ठाकुर से सैकड़ों गुना बेहतर खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश में हुए हैं, उन्हें एक रणजी मैच नहीं मिला है खेलने का। हिमाचल प्रदेश के विषयों के ऊपर अनुराग ठाकुर सदैव मौन रहे हैं। अनुराग ठाकुर को हिमाचल के हितों की शायद या तो जानकारी नहीं है या फिर वो बोलना नहीं चाहते, लेकिन उनके आसपास जो लोग घूमते हैं उनमें से बहुत सारे जो हैं वो अवैध खनन में इन्वॉल्व रहे हैं। हमीरपुर का इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो लव जिहाद की चपेट में आ चुका है, वो लैंड जिहाद की चपेट में है, व्यापार जिहाद की चपेट में है। तो इस्लामिक जिहाद और कट्टरपंथी जिहाद जो है इनके इलाके में इतना फैल चुका है, लेकिन अनुराग ठाकुर उसके ऊपर टोटल बिल्कुल साइलेंट है, वो उन विषयों के ऊपर नहीं बोलते। हमारी प्रकृति, इनके पूरे क्षेत्र में जंगलों का वो विध्वंस हो रहा है, अनुराग ठाकुर उसके ऊपर नहीं बोलते क्योंकि मे बी उनकी दिलचस्पी नहीं है नेचर में। उनके आसपास की नदियाँ जो हैं वो लूटी जा रही हैं, अनुराग ठाकुर नहीं बोलते। आज वो हरोली में है, क्या अनुराग ठाकुर हरोली के अवैध खनन के ऊपर बोलेंगे? अंग्रेज हमारे मंदिरों में घुसते हैं, हमारे चढ़ावे के ऊपर हमारी मैनेजमेंट में वो अपने बंदे बिठा देते हैं। आज हिमाचल प्रदेश के लगभग 40 बड़े मंदिर सरकार के कंट्रोल में हैं, जबकि पूरे भारतवर्ष में एक भी मस्जिद, एक भी चर्च, एक भी गुरुद्वारा या फिर एक भी फायर टेम्पल जो है वो सरकारों के कंट्रोल में नहीं है। 10 साल तो मोदी सरकार को हो गए हैं, लेकिन हिंदुओं को न्याय मिलता दिख नहीं रहा है। कल एक कंगना रनौत का बहुत बड़ा बयान सामने आया कि हमारी नज़र में जो प्रधानमंत्री पहले हैं वो सुभाष चंद्र बोस है। बंदूक से ही ये आज़ादी आएगी, केवल और केवल बोलने से नहीं आएगी, बोली से नहीं आएगी, गोली से भी आएगी। तो प्रधानमंत्री है वो चुने जाते हैं कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। हालांकि आने वाले इतिहासकारों ने नेताजी को बहुत डाउन करने की कोशिश की है। नीरज कांत यहाँ के माइनिंग ऑफिसर हैं ऊना के, तो उनके ऊपर कल ईडी ने एक पर्चा दर्ज किया हुआ है। खनन माफिया के सबसे चहेते अधिकारियों में से एक हैं। नीरज कांत जैसे अधिकारी जब तक होंगे तब तक ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि सुरक्षित नहीं है। हिमाचल के अंदर सुखविंदर सिंह खूब बड़े वादे ठोक रहे हैं कि भाई अवैध करने वाले को, खनन माफिया को नहीं बख्शा जाएगा। तो क्या उनकी नज़र के बिना ये सब हो रहा है? और आपके घर में अगर एक ईंट भी लगेगी या एक ईंट उखाड़ी भी जाएगी तो वो आपकी मर्जी, आपके सहयोग, आपके आशीर्वाद से ही होगा। हरोली समाप्त हो रहा है। हरोली के तथाकथित विकास का जो आधार है वो विनाश है, लेकिन हरोली इसकी कीमत चुकाएगा। भाजपा खनन माफिया को जप्फी डाल रहा है तो कांग्रेस क्यों उनको अपने आलिंगन से बाहर करे? अधिकारी कुछ नहीं कर सकता, अधिकारी की वैल्यू के 0 बन चुकी है इनकी नज़र में। खनन माफिया विधानसभाओं को बना रहा है, तोड़ रहा है, तो खनन माफिया ही मालिक है हिमाचल प्रदेश का। हिमाचल प्रदेश को स्टेडियम की या बीसीसीआई की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट को हिमाचल की है, क्योंकि इस यहाँ पर जो वेदर है, यहाँ की जो खूबसूरती है वो खींचती है लोगों को। ट्रैक में धावक दौड़ रहे हैं, अंदर क्रिकेट चल रही है, इधर फुटबॉल चल रहा है, तो ऊना वालों के पास ढंग का ग्राउंड नहीं है। जो हालात लुधियाना, जलंधर, अमृतसर के हुए हैं ये इस क्षेत्र के होंगे। ये पूरा इलाका बदल जाएगा आने वाले कुछ दशकों में। टोटली हिमाचली जो है वो हाशी पर चला जाएगा। नमस्कार, एबीडी न्यूज़ देख रहे तमाम दर्शकों का स्वागत है। मैं अंकुश शर्मा और मेरे साथ मौजूद हैं रवि रोंखर जी, स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकार। सर, सर्वोपरि आपका स्वागत है हमारे चैनल एबीडी न्यूज़ वेब टीवी में। बहुत बहुत धन्यवाद अंकुश भाई। सर, क्या हाल चाल है? पहले तो ये बताएं, आज कल भी शूट नहीं कर पाए, हमारा मिलन नहीं हो पाया था। अंकुश भाई, हाल चाल बहुत बढ़िया है। पंखे अब चालू हो गए हैं, गर्मी बढ़ रही है और सुबह और शाम को अब धुएं की एक परत जो है वो हमारे शहरों को कवर कर रही है। शाम होते ही धुआं जो है उसकी परतें जो है अब दिखाई देने लगी हैं। इसका अर्थ ये है कि प्रदूषण का स्तर जो बढ़ता जा रहा है। हम
इतनी चटकदार धूप में भी हमारी जो पहाड़ियाँ पर्वत श्रृंखलाएँ हैं उनको अब हम देख नहीं पाते। तो हाल वैसे रहेगा हमारा जैसी प्रकृति माँ है। सर, इस प्रोग्राम शुरू करने से पहले हमारा खबरों की खबर खास पेशकश जो कार्यक्रम है, इसको शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा प्रश्न है आपसे। भारत के जो हिंदुत्व इतिहास के बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं ताकि उनको पता चल सके कि हमारी जो हिंदुत्व इतिहास है उसके बारे में थोड़ा जागरूकता उनको मिले। देखिए, बड़ी मतलब हैरानी की बात है कि हिंदुओं का आज तक का, अभी तक का और इस समय जब हम शूट ये कर रहे हैं, सबसे बड़ा जो मुद्दा है पता क्या है? वो है हिंदुओं के मंदिरों से सरकारों को निकालना। भारत का हिंदू सरकारों का लगभग गुलाम आज भी है। मैंने ये देखा है कि सिख जो कट्टरपंथी हैं वो ये बात कहते हैं खालिस्तानी की दसी दिल्ली दे गुलाम है गए हैं। लेकिन हिंदुओं के इतिहास पे अगर आप नज़र दौड़ाएंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ जब भारत में आए तो उन्होंने देखा कि दक्षिणी भारत के जो के लोग जो हैं, खास करके वहाँ की जो ब्राह्मण कम्युनिटी है बहुत एजुकेटेड है और उसने समाज को बहुत बढ़िया तरीके से वो चला रही है। तो उन्होंने देखा कि सबसे पहले ब्राह्मणों को टारगेट करते हैं उन्होंने, और साथ में कि अगर हम हिंदू मंदिरों को टारगेट कर देंगे तो हिंदू मंदिरों से जो एक व्यवस्था चलती थी, जो हमारी सनातन वैदिक संस्कृति की जो एक व्यवस्था थी, उसको कब्जाने के लिए हमें पहले मंदिर कब्जाने पड़ेंगे। तो सर्वप्रथम 19वीं शताब्दी में अंग्रेज हमारे मंदिरों में घुसते हैं, हमारे चढ़ावे के ऊपर हमारी मैनेजमेंट में वो अपने बंदे बिठा देते हैं। धीरे धीरे आज़ादी के आने तक हमारे लगभग दक्षिणी भारत के सारे मंदिर जो थे अंग्रेजी सरकार कब्जा चुकी थी। उसके बाद स्वतंत्रता मिलती है तो यहाँ की सरकारें जो हैं वो भी वही करती हैं, वो भी हिंदुओं के मंदिरों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। आज हिमाचल प्रदेश के लगभग 40 बड़े मंदिर सरकार के कंट्रोल में हैं, जबकि पूरे भारतवर्ष में एक भी मस्जिद, एक भी चर्च, एक भी गुरुद्वारा या फिर एक भी फायर टेम्पल जो है वो सरकारों के कंट्रोल में नहीं है। तो हिंदुओं के मंदिरों के ऊपर एक तथाकथित सेकुलर सरकार क्या कर रही है, ये है। तो मैं हिंदुओं से ये भी कहना चाहता हूँ कि खास करके नौजवानों से, जब भी आपको कोई आपका नेता मिलता तो उनसे ये प्रश्न पूछिए कि हमारे मंदिरों से सरकारें और ये नेता लोग कब बाहर जाएंगे। अभी तक हमें 10 साल तो मोदी सरकार को हो गए हैं, लेकिन हिंदुओं को न्याय मिलता दिख नहीं रहा भाई जी। कल एक कंगना रनौत का बहुत ही बड़ा जो एक फिल्म स्टार अभिनेत्री भी हैं और अभी भाजपा के प्रत्याशी के रूप में एमपी का चुनाव लड़ रही हैं, वो उनका कल एक बहुत बड़ा बयान सामने आया कि हमारी नज़र में जो प्रधानमंत्री पहले हैं वो सुभाष चंद्र बोस है, अपितु जो जवाहरलाल नेहरू है वो हमारी नज़र में प्रधानमंत्री नहीं है। इसके पीछे की वजह क्या है, क्या ये पूरा मामला, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं थोड़ा। देखिए, जब से 2014 के बाद से नेताजी के इतिहास को लेकर, नेताजी से जुड़े दस्तावेजों को लेकर एक बहस शुरू हुई, क्योंकि भाजपा ने सदा नेताजी को सेलिब्रेट किया है, कांग्रेस ने भी सेलिब्रेट किया है, लेकिन भाजपा क्योंकि वो गांधी नेहरू राजनीति के विरुद्ध उनका एक स्टैंड रहा है, तो उन्होंने नेताजी और सरदार पटेल को चूज़ किया, उन्हें बहुत हृदय से स्वीकार किया। हालांकि नेहरू को कभी भी भाजपा ने वैसे स्वीकार नहीं किया है। तो ये घटना है 1939 की, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस मध्य प्रदेश में कांग्रेस का सेशन होता है। उस सेशन में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जीतते हैं और वो महात्मा गांधी के कैंडिडेट पीताभी सीतारमैया को हराते हैं। और गांधी जी जो थे और नेहरू जो थे वो एक अलग खेमा था, वो नरम स्वभाव के थे। नेताजी सख्त और कठोर स्वभाव के व्यक्ति थे, वो चाहते थे कि बंदूक से ही ये आज़ादी आएगी, केवल और केवल बोलने से नहीं आएगी, बोली से नहीं आएगी, गोली से भी आएगी। तो उनके मन में एक विचार थे। लेकिन 1939 में कांग्रेस को कब्जाने के बाद भी नेताजी उनकी जो वर्किंग कमेटी थी उसमें गांधी के ही लोग थे। तो गांधी कांग्रेस पार्टी में इंटरफेयर करते जा रहे थे, तो नेताजी ने कांग्रेस छोड़ दी। उसके बाद 3 सालों के भीतर वो इटली, चाइना, जर्मनी, वो दुनिया भर में उन्होंने वहाँ के तानाशाहों से मिलकर भी उन्होंने असला इकट्ठा किया, एक सेना बनाई और
23 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में आज़ाद हिंद की पहली निर्वासित सरकार, उन्होंने वहाँ पर उनका गठन किया, गवर्नमेंट इन एग्जाइल। सिंगापुर में उस सरकार का गठन होता है। उसके जो प्रधानमंत्री हैं वो चुने जाते हैं, कौन? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो इसलिए ये एक तरह से ये तथ्य सही भी है कि भारत के, क्योंकि स्वतंत्रता वो अनडिवाइडेड भारत था, अखंड भारत के पहले प्रधानमंत्री नेताजी सुभाष चंद्र बोस ही कहलाए जाएंगे। हालांकि आने वाले इतिहासकारों ने नेताजी को बहुत डाउन करने की कोशिश की है, और लेकिन अब इतिहासकार मानते हैं कि नेताजी अगर फौजें लेकर बर्मा की तरफ से ना आते तो अंग्रेज इतनी जल्दी भागते ना, क्योंकि अंग्रेजों की सेना में मैक्सिमम जो सोल्जर थे, सैनिक थे, वो भारतीय ही तो थे। हम ही तो अंग्रेजों की तरफ से हमने वर्ल्ड वार 1 और 2 लड़ी, तो हमारे पास पायलट आ चुके थे, हमारे पास तोपखानों को चलाने वाले बेहतरीन तोपची आ चुके थे, एक से एक अधिकारी अंग्रेजों की सेना में हम हिंदू या हमारे भारतीय मूल के जो लोग थे वही थे। तो नेताजी से वो मिल जाते, तो इसलिए अंग्रेज तब भी भागे। अंग्रेजों के भागने के पीछे नेताजी सुभाष चंद्र बोस का एक बड़ा हाथ है, इसलिए भाजपा उन्हें अलग से सेलिब्रेट करना चाहती है। रब्बी, कल एक पर्चा हुआ है, रात को एक एफआईआर हुई है। नीरज कांत यहाँ के माइनिंग ऑफिसर हैं ऊना के, तो उनके ऊपर कल ईडी ने एक पर्चा दर्ज किया हुआ है, और दूसरा कोई भी नेता पार्टी विरुद्ध उनके विरुद्ध नहीं बोलती है। तो ये नीरज कांत का केस है क्या है? ये लखविंदर सिंह डॉक्टर के क्रैचर में इसका हाथ कुछ आया है, उसके चलते ईडी ने इसके ऊपर पर्चा किया है। ये सारा हमें मामला सुनने में आया था। इस पूरे मामले की पुष्टि आप करें और हमारे दर्शकों को बताएं कि ये प्रश्न है क्या, ये मामला है क्या पूरा। अंकुश भाई, ऊना के अंदर अवैध खनन की सभी सीमाएं टूट चुकी हैं। हिमाचल प्रदेश इस समय अभूतपूर्व अवैध खनन का साक्षी बन रहा है। नीरज कांत ऊना के माइनिंग अधिकारी हैं, और जहाँ तक मुझे लगता है उनकी शैक्षणिक योग्यता शायद वो जियोलॉजिस्ट हैं। इस धरा को संरक्षित करने का जो कार्य जिन वैज्ञानिकों को मिला हुआ है उनमें से एक जियोलॉजिस्ट भी हैं। तो भाई जी, इनका रोल ये है, ये खनन माफिया के सबसे चहेते अधिकारियों में से एक हैं। नीरज कांत को मैं सदा अपने वीडियोस में भी खनन माफिया ही कहता रहा हूँ, क्योंकि नीरज कांत जैसे अधिकारी जब तक होंगे तब तक ये हिमाचल प्रदेश देवभूमि सुरक्षित नहीं है। नीरज कांत के ऊपर बहुत पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी, लेकिन बहुत देर कर दी, और अब एफआईआर तो आमतौर पर जयराम ठाकुर और उनके बाद आए सुखविंदर सुक्खू को करनी चाहिए थी, लेकिन ईडी ने की। लेकिन ये मामला जुड़ा है हरोली से। हरोली के अंदर लखविंदर सिंह के कुछ क्रशर चलते हैं। लखविंदर सिंह इस पूरे क्षेत्र का सबसे बड़ा खनन माफिया है, सबसे बड़ा खननकारी है। उनके क्रशरों ने, और उनके साथ और भी के क्रशर हैं, उन्होंने पहाड़ियों के पहाड़ गायब कर दिए। किलोमीटरों के हिसाब से पहाड़ियाँ गायब हो चुकी हैं हरोली की। तो उस और माइनिंग अधिकारी का कार्य ये है कि उसको ये देखना है कि क्या जो भी खनन हो रहा है, चाहे पहाड़ के ऊपर है चाहे नदी के ऊपर है, क्या वो नियमों के अनुसार हो रहा है। उसके अलावा कुछ रिपोर्ट्स होती हैं, मंथली रिपोर्ट्स, जो कि खननकारियों को माइनिंग अधिकारी को देनी होती हैं। जब माइनिंग अधिकारी ही खनन माफिया के साथ मिला हो तब उन रिपोर्टों का कोई मतलब नहीं रहता है। और ईडी की मैंने अभी एफआईआर तो नहीं पढ़ी, लेकिन मैंने वो स्टोरी अभी देखी है। ईडी ने भी यही पाया होगा कि अवैध खनन करने वालों को कौन कवर कर रहा है। ऑब्वियसली वो अधिकारी है। ना सिर्फ नीरज कांत, बल्कि हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा के माइनिंग अधिकारी, उनका भी रिकॉर्ड ऐसा ही है। इधर सोलन के माइनिंग अधिकारियों का अभी तक जो मेरा आंकलन है, क्योंकि मैंने अवैध माइनिंग के ऊपर थोड़ा बहुत कार्य किया है, जो मेरी माँ प्रकृति ने जो मेरी सेवा लगाई है इस कार्य के लिए, तो मैंने ये पाया है कि ज़्यादातर माइनिंग अधिकारी जो हैं वो अवैध खनन में लिप्त हैं। देखिए, बिना मिलीभगत के, बिना अधिकारियों की मिलीभगत के, बिना पुलिस की मिलीभगत से और बिना नेताओं के आशीर्वाद से हिमाचल प्रदेश में 1 फीट भी अवैध खनन नहीं हो सकता। हिमाचल के अंदर सरकार कांग्रेस की है, या इसमें हम ये नहीं कह सकते कि बीजेपी वालों की सरकार है उसके राज में हो रहा है। बीजेपी की सरकार में भी हुआ है, बीजेपी की राज में भी हुआ, बट अब हिमाचल के अंदर सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़े बड़े वादे ठोक रहे हैं कि भाई अवैध करने वाले को, खनन माफिया को नहीं बख्शा जाएगा। ये चीज़ किस तरह से उनकी एक
प्रश्न है, सोच है, वो सोच में, और सबसे मुख्य और बड़ी बात, तो क्या उनकी नज़र के बिना ये सब हो रहा है? देखिए आपके घर में आप मुखिया हैं और आपके घर में अगर एक ईंट भी लगेगी या एक ईंट उखाड़ी भी जाएगी तो वो आपकी मर्जी, आपके सहयोग, आपके आशीर्वाद से ही होगा। हरोली समाप्त हो रहा है। हरोली के तथाकथित विकास का जो आधार है वो विनाश है। हरोली आज जिस विकास को देख रहा है, जिस तरीके से हरोली की चर्चाएं हम देखते हैं कि उद्योग आ गया, सड़कें, नलियाँ, नाले, पुल, लेकिन हरोली इसकी कीमत चुकाएगा। अंकुश भाई, आपको मैंने लास्ट टाइम भी ये बात बताई थी कि हिमाचल प्रदेश की राजनीति खनन से चलती है। अब आज की डेट में अगर आपको विधानसभा को कैप्चर करना है तो उसका सरल और सुगम तरीका जो है वो अवैध खनन का काला धन है। जब ये पता है आपको कि विधानसभाओं के अंदर अभी भाजपा ने जितने कांग्रेस के बागी उठाए हैं वो सारे के उनमें से 2-4 तो ऐसे हैं, और आज़ादों को मिला लिया जाए तो बहुत सारे जो हैं वो खनन माफिया का हिस्सा रहे हैं। भाजपा खनन माफिया को जप्फी डाल रहा है तो कांग्रेस क्यों उनको अपने आलिंगन से बाहर करे? देखिए, नेताओं को धन चाहिए, नेताओं को पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान, पावर, शक्ति, नाम, लार्जर देन लाइफ, एक उनकी एक अपनी छवि चाहते हैं। उनके अहंकार बहुत बड़े हैं और अहंकार को पोषित करने के लिए आपको सत्ता में बने रहना है, और सत्ता में बने रहने का की जो कुंजी है वो खास करके लोअर हिमाचल प्रदेश में वो खनन है। अधिकारी कुछ नहीं कर सकता, अधिकारी की वैल्यू के 0 बन चुकी है इनकी नज़र में। आप ये समझ लीजिए कि खनन माफिया सत्ता में घुस चुका है। खनन माफिया विधानसभाओं को बना रहा है, तोड़ रहा है, तो खनन माफिया ही मालिक है हिमाचल प्रदेश का। जब मालिक का यार नौकर कैसे कर लेगा उसकी वादा खिलाफी या फिर माइनिंग के ऊपर कुछ नहीं हो सकता। नहीं, कोई भी माइनिंग हो ना, लखविंदर सिंह के ऊपर क्या हो रहा है अभी? नहीं, बहुत कुछ नहीं हो रहा। ठीक है, लखविंदर सिंह कर लिया, ईडी तो सब कुछ जब्त ठीक है, तो देवेंद्र भुट्टो पे क्या कर लिया? देवेंद्र भुट्टो के ऊपर क्या कर लिया? वही बात, क्या कर लिया ईडी ने देवेंद्र भुट्टो का? क्या कर लिया आशीष का ईडी ने, या फिर केएल ठाकुर का क्या कर लिया? जो माइनिंग अधिकारी जो हैं वो खनन माफिया का एक इंटीग्रल पार्ट है, एक अभिन्न अंग है वो। ठीक है, वो इसलिए हो पाते हैं क्योंकि सत्ता जो है वो खनन माफिया से हमारा प्रश्न एक इसी से जुड़ा एक प्रश्न ये आता है कि जैसे इसको नीरज कांत के ऊपर पर्चा हुआ, तो नीरज कांत को सब कुछ आता होगा, मिलता होगा, वो तो ईडी देख रही है, ईडी सारा कुछ करेगी उस चीज़ का। हम कानून के अंदर ना जाते हुए बाहर से एक बात करते हैं, अगर ये अधिकारी सस्पेंड होता है तो इसकी जगह कोई अगर अच्छा अधिकारी आता है तो क्या वो आपको लगता है कि रोक पाएगा इस चीज़ को? पहले ही अच्छा कह दिया या पहले ही बुरा कह दिया, ये अच्छी अप्रोच नहीं है। कोई भी आए वो सदा खनन माफिया की जेब में रहेगा और खनन माफिया उसकी जेब में रहेगा। खनन का जो विभाग जो है वही लुटेरा है, पूरा डिपार्टमेंट जो है वो लुटेरा है, इसमें कोई शक नहीं है। देखिए, एक बात होती है कि गुडी बातें करना, डिप्लोमेटिक प्रश्न करना, आपने ये किया, आपने वो किया, नहीं भैया, अब तो इसके रिजल्ट सामने आ रहे हैं। अब तो निर्णायक ये बात सिद्ध हो चुकी है कि माइनिंग विभाग खनन माफिया का पर्यायवाची है। आगे क्या बोल सकते हैं, बहस रही नहीं। तो इस बात को ख़त्म करते हुए हम बढ़ते हैं सीधा अपने राजनीतिक प्रश्न की ओर। हमारा राजनीतिक प्रश्न आपसे यह है कि अनुराग ठाकुर बनते आ रहे हैं, 4 बार बन चुके हैं अभी तक, और 5वीं बार तैयारी में है, बनने की तैयारी में है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, अनुराग ठाकुर, अब उनको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। 4 बार वो सांसद रहे हैं हमीरपुर लोकसभा संसदीय क्षेत्र के, तो अब वो 5वीं बार दावा ठोक रहे हैं और उनको जो टक्कर है वो देंगे ऊना के सतपाल रायजादा जी। तो भाई अब खेल मंत्री और सूचना मंत्री पर एक और बात आती है इसी के साथ साथ, अनुराग ठाकुर अब खेल मंत्री और सूचना प्रसारण मंत्री भी हैं, तो हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र या हिमाचल को उनकी देन क्या है इसके बारे में, और वह एक क्रिकेट में दिलचस्पी रखते हैं, खेल मंत्री भी हैं, खेल मंत्री होने के साथ साथ वो बीसीसीआई के चेयरमैन मतलब प्रधान भी रह चुके हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, अनुराग ठाकुर से प्रश्न पूछे जाने चाहिए। अभी तक मैंने देखा है कि उनके बड़ा क्रिटिकल अप्रेजल तो नहीं हुआ है अनुराग ठाकुर का।
और अगर आपकी उनकी कोई देन है तो मुझे लगता नहीं कि बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अनुराग ठाकुर कर पाए हैं, जितने बड़े लेवल पर वो पहुंच चुके हैं। जितना स्तर उनका ऊंचा दिखाई देता है, उतने ऊंचे कार्य उन्होंने अभी तक हिमाचल प्रदेश के लिए और ख़ासकर हमीरपुर के लिए नहीं किए हैं। क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी शुरू से रही है, क्योंकि क्रिकेट में ग्लैमर भी मिलता है, ताकत भी मिलती है और क्रिकेट में धन भी है। अनुराग ठाकुर का ये हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के भी से लंबे समय तक जुड़े रहे और इन्होंने क्रिकेट मैच भी खेला है, रणजी मैच खेला है J&K के खिलाफ। मैं देख रहा था, इनके बारे में पढ़ रहा था। लेकिन अनुराग ठाकुर से सैकड़ों गुना बेहतर खिलाड़ी हिमाचल प्रदेश में हुए हैं। उन्हें एक रणजी मैच नहीं मिला है खेलने का, कई ऐसे प्लेयर हुए हैं। अनुराग ठाकुर का बहुत बड़ा योगदान इस इलाके में मुझे दिखाई नहीं देता, लेकिन एक चीज़ में वो बहुत अच्छे हैं कि वो जो हिमाचली जनमानस है, जो कि पंजाब में है, दिल्ली में है, दूसरे राज्यों में है, उनसे इनका कनेक्ट बहुत अच्छा है। इनका जो मतलब इनका संपर्क करने का तरीका, इनका PR बहुत शानदार है। लेकिन ग्राउंड के ऊपर हिमाचल के विषयों पर अनुराग ठाकुर की क्या समझ है, मैं आज तक नहीं जान पाया, क्योंकि हिमाचल प्रदेश के विषयों के ऊपर अनुराग ठाकुर सदैव मौन रहे हैं। अनुराग ठाकुर को हिमाचल के हितों की शायद या तो जानकारी नहीं है या फिर वो बोलना नहीं चाहते। उनका विजन हिमाचल को लेकर क्या है वो कभी स्पष्ट नहीं हो पाया। लेकिन उनके आसपास जो लोग घूमते हैं उनमें से बहुत सारे जो हैं वो अवैध खनन में इन्वॉल्व रहे हैं। उनके आसपास जो रहे हैं, हालांकि उनके इस इलाके में इतनी समस्याएं हैं, खास करके हमीरपुर का इनका जो संसदीय क्षेत्र है वो लव जिहाद की चपेट में आ चुका है, वो लैंड जिहाद की चपेट में है, व्यापार जिहाद की चपेट में है। तो इस्लामिक जिहाद और कट्टरपंथी जिहाद जो है इनके इलाके में इतना फैल चुका है, लेकिन अनुराग ठाकुर उसके ऊपर टोटल बिल्कुल साइलेंट है। वो उन विषयों के ऊपर नहीं बोलते। हमारी प्रकृति, इनके पूरे क्षेत्र में जंगलों का वो विध्वंस हो रहा है, अनुराग ठाकुर उसके ऊपर नहीं बोलते, क्योंकि मे बी उनकी दिलचस्पी नहीं है नेचर में। उनके आसपास की नदियां जो हैं वो लूटी जा रही हैं, अनुराग ठाकुर नहीं बोलते। आज वो हरोली में है, क्या अनुराग ठाकुर हरोली के अवैध खनन के ऊपर बोलेंगे? क्योंकि उन्हीं के पार्टी के जो नेता थे उनका भी हाथ रहा है इस अवैध खनन में। जयराम ठाकुर सरकार में भी खुलकर अवैध खनन हुआ। बहुत सारी चीज़ें हैं। रोजगार की अगर हम बात करें तो कुटलैहड़ को वो बहुत बड़ा कोई प्रोजेक्ट नहीं दे पाए, सिवाय एक पुल के ऊपर। उस पुल के ऊपर राजनीति हो रही है। भैया पुल का उपयोग कुटलैहड़ वाले कम करेंगे, हमीरपुर और बाकी लोग ज़्यादा करेंगे। और वैसे पुल तो पुल है, उसके ऊपर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। ये कोई अचीवमेंट नहीं होती है। अगर आज 2024 में हम ये कहते हैं कि सड़क और पुल कोई अचीवमेंट है, तो आप देखिए कि राजनीति का स्तर कहाँ तक है। अचीवमेंट तो तब होती है कि अगर हम ये देखें कि इन पूरे क्षेत्रों में उन्होंने रोजगार के लिए क्या किया, यहाँ की लोकल संस्कृति को बचाने के लिए क्या किया। वो तो केंद्र में योगी और मोदी और अमित शाह के आसपास रहते हैं, तो हमारे मंदिरों के ऊपर, हिंदुओं के विषयों के ऊपर अनुराग ठाकुर सदैव मौन रहे हैं। तो मेरा, और खेलों की बात करूं तो मैं खेलों का स्तर इतना गिरा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, इतना बड़ा बंदा हमारा दिल्ली में है, और हमारे खिलाड़ियों की स्थिति, अगर आपको पूरी स्थिति अगर आप जान जाएंगे तो लगता नहीं है कि अनुराग ठाकुर की कोई भी खेलों में या फिर हमारी संसदीय लोकसभा क्षेत्र के लिए कोई बहुत बड़ी देन है। छिटपुट चीज़ें हैं। छिटपुट चीज़ों में ही हम आते हैं। अनुराग ठाकुर की देन हिमाचल के अंदर जो धर्मशाला में स्टेडियम बन के दोबारा से तैयार हुआ है, इसमें मैच करवाए जा रहे हैं, ये क्या मैटर है? मेरे ख्याल से शामी थे शायद, वर्ल्ड कप चला हुआ था। वर्ल्ड कप भी अभी सुनिए वर्ल्ड कप चल रहा था, तो शामी बोलता यार पिच कैसी है, बॉल इधर से आ रही थी, फील्डर को कभी उछल रही थी बॉल, तो ग्राउंड की क्वालिटी बहुत पुअर थी, घटिया क्वालिटी का ग्राउंड तैयार हुआ था। ये मैं नहीं कह रहा, ये भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने बात कही। नहीं, भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी रोहित शर्मा का बयान भी इसमें एक बहुत बड़ा सामने कि मेरे को शिमला में, धर्मशाला में आना बहुत पसंद है और मेरे को घर जैसा महसूस होता है और खेलने में बड़ा आनंद आता है धर्मशाला के। देखिए ठंडा मौसम है, धौलाधार की पहाड़ियों के पास है, लेकिन ग्राउंड के वो जो हमारा मैच हुआ था उसमें हमारे खिलाड़ियों ने ये कहा था कि ग्राउंड की क्वालिटी अच्छी नहीं है। और दूसरी बात, स्टेडियम ठीक है, स्टेडियम में लोग पैसा कमाते हैं, बिजनेस करते हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारत के कितने खिलाड़ी जो हिमाचल प्रदेश के कितने खिलाड़ी जो है वो भारतीय क्रिकेट टीम में उस लेवल पर पहुँचे हैं। हाल ही में आपने देखा भी है कि अभी टेस्ट मैच भी होके धर्मशाला में जो पहला टेस्ट मैच था
वो भी ओके। IPL आईपीएल भी होने हैं, 2 आईपीएल है मेरे ख्याल से। भाई जी मैं आपको चीज़ बताऊं, हिमाचल प्रदेश को स्टेडियम की या बीसीसीआई की उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि बीसीसीआई और भारतीय क्रिकेट को हिमाचल की है, क्योंकि इस यहाँ पर जो वेदर है, यहाँ की जो खूबसूरती है, वो खींचती है लोगों को, वो लोगों को खींचती है। तो अगर स्टेडियम बन जाता है तो हम उसी का ढिंढोरा नहीं पीट सकते। हाँ, आप इंदिरा ग्राउंड को बढ़िया बना के बताइए। इंदिरा ग्राउंड में नेट नहीं होते हैं कई बार प्रैक्टिस करने के लिए। इंदिरा ग्राउंड में हाँ, मैं आपको इंदिरा ग्राउंड पे आप आगे मैं आपसे ये प्रश्न करने वाला था। इंदिरा ग्राउंड में जो सेक्रेटरी थे, जनरल सेक्रेटरी थे और दूसरा चेयरमैन थे, उनका परसों वाइट भी आई थी। टाटा आईपीएल का फैन क्लब लगा है इधर ऊना में ना, तो उनका कहना था कि यहाँ पे जो आर्मी वालों को ग्राउंड देने की वजह से यह ग्राउंड ख़राब हो चुका है और इसकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि यहाँ पे कोई मैच करवाया जाए। तो इसकी हालत स्थिति सुधारने के लिए कि हमने चिट्ठी डाली है, अभी तक मंजूर नहीं हुई, ये क्या मैटर है? देखिए, मुझे ये पता लगा था कि केंद्र से फंड कुछ आए हैं कुछ बड़े ग्राउंड्स के लिए। अचीवमेंट वो होती है जो स्वयं बोलती है। इंदिरा ग्राउंड के अंदर इतनी खिचड़ी पकती है भाई जी। यहाँ ट्रैक है, ठीक है, ट्रैक में धावक दौड़ रहे हैं, अंदर क्रिकेट चल रही है, इधर फुटबॉल चल रहा है। तो ऊना वालों के पास ढंग का ग्राउंड नहीं है, क्रिकेट का ग्राउंड, एक्सक्लूसिव क्रिकेट का ग्राउंड भी नहीं है इनके पास। इन्हें पेखुबेला जाना पड़ता है, जवाहर नवोदय विद्यालय, वहाँ पर खेलने के लिए। तो आप कह रहे हैं अचीवमेंट की बात। आज 2024 में अगर हम इंदिरा ग्राउंड की खस्ता हाल के ऊपर बात कर रहे हैं तो इसका अर्थ ये है कि बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुए हैं, लेकिन कुछ ग्राउंड मिले हैं। तो भाई कुछ ग्राउंड मिले हैं, वो अभी उनका कुछ भी नहीं हुआ, वहाँ भी ठेकेदारी ही चल रही है। मौज ठेकेदारों की है, चाहे खेल सारा कुछ नेता ने ये कर दिया, नेता ने इतने करोड़ की फंडिंग कर दी, नेता ने ये कर दिया। बट असल में हमें देखने को ये आ रहा है कि असल ज़िंदगी में ऐसा जो है कोई काम नहीं कर पाए हैं अनुराग ठाकुर। इसके बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, मैंने जैसे बोला कि उनका पीआर बड़ा ज़बरदस्त है, उनकी फ़ैन फॉलोइंग कमाल की है, उनको चाहने वाले बहुत हैं। लेकिन ग्राउंड के ऊपर मैं आपको बता दूं, इस समय हमीरपुर, ऊना, कांगड़ा, यहाँ पर इतना बाहर से इतना अधिक रश आ चुका है कि अब आप देखिए हमारे शहरों के ऊपर, चौकों के ऊपर प्रवासी मजदूरों की भीड़ लगने लग पड़ी है। और धीरे धीरे लोकल व्यक्ति जो है उसके हाथ से बहुत सारे व्यापार, बहुत सारे कारोबार खिसक रहे हैं। जो हालात लुधियाना, जालंधर, अमृतसर के हुए हैं, ये इस क्षेत्र के होंगे। बद्दी और नालागढ़ में लगभग हो चुका है। हिमाचली के हाथ से व्यापार, हिमाचली के हाथ से लेबर, कारोबार चला जाएगा। मैं ही चाहता हूँ कि अनुराग ठाकुर लोकल हिमाचली के अंदर ऐसा एक जोश भरें, इस विषय को कंसीडर करें, इसे लें, इस प्रोजेक्ट को लें कि हमें बाहरी लेबर से लगभग फ्री होना है, हमें बाहरी कारीगरों से लगभग फ्री होना है। क्योंकि भाई जी डेमोग्राफी इतनी तेज़ी से बदल रही है कि आप पूछिए मत। ये पूरा इलाका बदल जाएगा आने वाले कुछ दशकों में। टोटली हिमाचली जो है वो हाशी पर चला जाएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान नहीं है। और बहुत सारे कार्य जो हैं वो हमारे मंदिरों से होने हैं, क्योंकि नेता अपनी राजनीति वोट तक ही रखता है सीमित, कि क्या मुझे इसका लाभ होगा कि नहीं होगा। नेता कुछ लोगों को ही फेवर करता है, जो उसके आसपास एक मंडली रहती है, समाज तक उसके पूरे बेनिफिट नहीं जा पाते। मैं ये जानना चाहता हूँ कि अनुराग ठाकुर का विजन क्या है हिमाचल प्रदेश के लिए। हिमाचल प्रदेश के लिए उनका विजन क्या है, मैं उसकी प्रतीक्षा में हूँ। भाई अब 5वीं बार जो अनुराग ठाकुर बनने जा रहे हैं, भाजपा प्रत्याशी घोषित तो हो चुके हैं हमीरपुर से सांसद। अब उनकी टक्कर में जो है सतपाल रायजादा भी आ रहे हैं। तो कांग्रेस वालों का ये दावा है कि हमें एक बार मौका देना चाहिए अपने कांग्रेस लीडर को दिल्ली भेजने का। क्या उसका इस बार होने वाला जो चुनावी माहौल है रोमांचक रहने वाला है? किस तरह से आपको लगता है? इसके बारे में थोड़ा अपनी टिप्पणी करें। मुकाबला रोमांचक ऊना को देखते हुए तो रहेगा। ये देखना है कि ऊना यहाँ के लोकल कैंडिडेट को क्या सपोर्ट करता है। अनुराग ठाकुर बड़ी लीड से जीतने वाले नेता हैं। उनका मुकाबला रायजादा से है, जिन्हें अभी तक उतनी प्रसिद्धि या उतनी लोकप्रियता नहीं है।
तो ये दो इक्वल लोगों की टक्कर नहीं है, भाई जी दो बराबर के नेताओं की टक्कर तो ये बिल्कुल नहीं है, ये आप समझिए। तो अनुराग ठाकुर नो डाउट कि प्रधानमंत्री मोदी ही तो फैक्टर हैं इस चुनाव के। तो भाई अब हम एक प्रश्न मेरा और आता है आपसे, मीडिया के ऊपर हम बात करेंगे आज थोड़ी सी। मीडिया वाले, आपने देखा होगा, चाहे कोई अखबार है या सोशल मीडिया, कोई भी नेटवर्क है, उसके ऊपर नेता हर साल छाए रहते हैं, हर साल छाए रहते हैं। तो कोई अखबार खोल लो आप, कोई चैनल खोल लो, हाँ भाई इस नेता ने ये कर दिया, कभी जो हकीकत है कोई चैनल नहीं दिखाता। चाहे हम अपने चैनल की बात कर लें, कोई भी चैनल की बात कर लें, मैं नो डाउट हम भी करते हैं, जब सारे एक जैसी लगाते हैं तो हमें भी वो रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, वरना हमारे भी कुछ, आपको पता क्या फैक्टर लगते हैं, कैसे कैसे फ़ोन आते हैं, कैसे कैसे धमकियाँ आती हैं। तो क्या अपना रोल जो है मीडिया और सोशल मीडिया, अखबार, प्रिंट मीडिया के साथी जो है वो अब सही ढंग से निभा पा रहे हैं या नहीं? मैं कई बार ये प्रश्न पूछता हूँ अपने आप से भी कि भैया पत्रकार बनने की किसी ने क्या कनपटी पे पिस्तौल रखी है कि आपको पत्रकार बनना है? पहला प्रश्न तो मेरा अपने आप से भी होता है और सभी पत्रकारों से भी होता है कि ये पत्रकारिता कोई व्यक्ति करता क्यों है। पत्रकारिता आपको पावर देती है, पत्रकारिता आपको उन जगहों पर जाने की एक्सेस देती है, एक तरह का आपको एक मंजूरी मिल जाती है, आप कहीं भी आ धमकते हैं, किसी के भी जगह पे, किसी डिपार्टमेंट में आप घुस जाते हैं। आप इसलिए घुसते हैं कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, ये तीन स्तंभ जो हैं लोकतंत्र के, तो एक चौथा भी खड़ा हो जाए जो देखे कि यह तीन ठीक ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। चौथा स्तंभ मीडिया को कहा जाता है ना। हाँ, तो वो जो चौथा स्तंभ है, अगर हम लोकल बात करें, हिमाचल पे ही फोकस करते हैं, तो जितना जो पत्रकारिता मैंने सीखी है अपने गुरुओं से, तो मैं ये मानता हूँ कि अब वैसी पत्रकारिता नहीं होती, क्योंकि हमने फॉलोअप करने बंद कर दिए हैं, हमने इन्वेस्टिगेशन करनी बंद कर दी है, हमने एक अग्रेसिव तरीका पत्रकारिता का जो है वो छोड़ दिया है। अब हम मैनेजमेंट करते हैं, हम नेताओं के बीच में रहना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ से धन वर्षा होती है। हम माइनिंग के क्रशर वालों से या फिर बड़े व्यापारियों से, इसलिए व्यापारियों से नहीं, व्यापारी पता नहीं कितना सपोर्ट करता होगा, लेकिन अधिकारियों से, हिमाचल प्रदेश में अधिकारी बहुत बड़ा वर्ग है, अधिकारियों से पत्रकारों की मित्रता जो है वो भी एक बड़ा हुआ है कि वहाँ भी अच्छे मधुर संबंध है। क्योंकि मैंने हिमाचल प्रदेश में एक ट्रेंड देखा है जो कि जैसा मर्जी है, मैं उसको कोई टिप्पणी नहीं करूँगा, कि SDO, XCN, SC, इवन दो SHO, DSP और हर डिपार्टमेंट के लोग वो विज्ञापन देते हैं, स्पेशल फुल पेज, क्या कहते हैं, पूरा पेज निकलता है। ठीक है जी। तो कहने का अर्थ ये है कि हिमाचल, क्योंकि और पत्रकारिता में भाई जी पैसा नहीं है, लेकिन बड़ी अखबारें, बड़े चैनल बहुत अग्रेसिव होकर ग्राउंड के ऊपर काम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ग्राउंड रिपोर्टर्स की भारी कमी है। कारण धन है। जो बंदा नेताओं की आलोचना करेगा, अधिकारियों से प्रश्न पूछेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा, स्कैम्स को अनकवर करेगा, वो ज़्यादा टाइम टिक नहीं पाएगा, उसकी रसोई पे बात आ जाएगी। रसोई का अर्थ है उसको खाने के लाले पड़ जाएंगे। पत्रकारिता में आपको बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है, और हिमाचल के पत्रकारों ने इतनी विषम परिस्थितियों में भी कई बड़े अच्छे ज़बरदस्त कार्य किए हैं, लेकिन ले देकर, और बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो व्यापार में जाना पड़ा, जिनके अंदर है जज्बा, वो करना चाहते हैं समाज के लिए कुछ, और वो उस स्तंभ का रोल निभाना चाहते हैं, लेकिन वो केवल पत्रकारिता करके अपना घर नहीं चला सकते। उन्हें कुछ ना कुछ तो एक मध्य मार्ग निकालना पड़ता है, और फिर जाके उनकी दाल रोटी चलती है। तो जी अब बढ़ते हैं अपने लास्ट और आखिरी प्रश्न की ओर। बीजेपी नेताओं के खिलाफ अब आपने भी देखा है, हमने भी देखा है कि भ्रष्टाचारी के आरोप तो लगते हैं, जैसे कि बाकी सरकारों के प्रति, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो या कोई भी हो, उनके खिलाफ कार्रवाई होती है, बट बीजेपी के जिनके ऊपर भी आरोप लगे हैं भ्रष्टाचारी के, तो वो आरोपी रह जाते हैं, कार्रवाई क्यों नहीं होती उनके प्रति?
जयराम सरकार के कार्यकाल में जो पुलिस भर्ती घोटाला हुआ, उसकी अमाउंट मुकेश अग्निहोत्री ने लगभग उतनी ही बताई है जितनी कि केजरीवाल के शराब नीति घोटाले की अमाउंट बताई जाती है। इवन दो ऊना, कांगड़ा, यहाँ आपको इस लेवल के घोटाले मिल जाएंगे जो कि वर्षों पहले हो चुके हैं। तो आज तक हिमाचल प्रदेश के किस घोटाले में किस मंत्री, किस नेता को अंदर किया गया? इसका उत्तर है 0, 0, कोई भी नहीं। बहुत पहले की बात है, सुखराम शायद अंदर हुए थे। भाजपा के नेताओं के ऊपर मैं आपको स्पष्टता से बता दूं, कांग्रेस पार्टी ने यूं ही नहीं वॉशिंग मशीन वो लेकर आए हैं। भाजपा के अंदर और भाजपा को प्रेम करने वाले जो यूट्यूबर, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, वो भी ये प्रश्न कर रहे हैं कि ये चल क्या रहा है। आप विपक्ष के दागी से दागी, महादागी, एक होता दागी कि छोटा मोटा घोटाला किया, एक होते महादागी जो सैकड़ों अरबों में जो घोटाला करते हैं। तो अरबों में घोटालेबाजों के लिए बीजेपी के द्वार खुले हैं, लेकिन 100 करोड़ रुपया का घोटाला करने वाले केजरीवाल, सिसोदिया, संजय सिंह, उनको नप ले रहे हैं वो। तो ठीक है भाई जी, धन्यवाद। आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ते हैं, आप हमारे साथ हमारे दर्शकों को इतना टाइम देते हैं, तो हमारी जनता भी आपका धन्यवाद करती है। तो धन्यवाद सर, मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो में। धन्यवाद।